अमेरिकी फेड ने दरें 0.25% बढ़ाई। फेड चेयरपर्सन जेनेट येलन ने कहा, इकोनॉमी में मजबूती और जॉब मार्केट में सुधार। इस साल से बॉन्ड बेचने की भी होगी शुरुआत। फेड के फैसले के बाद यूएस में मिला जुला कारोबार। डाउ 0.25% चढ़ा, लेकिन नैस्डैक 0.5% फिसला। एशिया की सुस्त शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी दबाव में। 4% गिरकर 7 महीनों के निचले स्तर पर फिसला कच्चा तेल। अमेरिका में भंडार बढ़ने का हुआ असर। ब्रेंट क्रूड $47 पर और नाइमेक्स $45 के नीचे फिसला। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेच सकती है सरकार। नीति आयोग की सिफारिश पर कैबिनेट जल्द ले सकती है फैसला। नई शिप बिल्डिंग पॉलिसी भी आने की तैयारी में। सीएनबीसी आवाज बिग एक्सक्लूसिव। Indian IT company don't steal jobs, they create jobs. सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिया आईटी कंपनियों का पक्ष। बोले, प्रधानमंत्री ट्रंप से मुलाकात में H1B वीजा का मामला उठाएंगे। तेजस नेटवर्क के आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले दिन 11% सब्सक्राइब हुआ था इशू। आईपीओ में कल तक पैसा लगाने का है मौका। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान फाइनल बस एक कदम दूर। इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में और आज दूसरे फाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। नजरें तो हेमंत बाजार के बाद आज हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मैच पर होगी, 100%। क्योंकि सुपर फाइनल होने की पूरी तैयारी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो सुपर संडे की तैयारी कीजिए और उम्मीद पूरी है कि बड़े मैचेस में जिस तरह से हिंदुस्तान हमेशा जीतता आया है, आज भी बांग्लादेश को और फिर संडे को पाकिस्तान को हराए। जी हाँ, तो जश्न का माहौल अब लगभग तैयारी अनिल कर लेते हैं एक बढ़िया पार्टी की संडे को। और ये दोनों मैचेस पर तो साफ तौर पर नजर रहने वाली है और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी आज मदद करने वाले हैं कि आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए बाजार में। देखिए, powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और जॉइन रे कैपिटल के अविनाश गुरक्षक कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप देख रहे होंगे एसजीएक्स निफ्टी इतना नीचे क्यों है, तो घबराइए मत। एसजीएक्स निफ्टी नीचे इसलिए नहीं है कि यूएस में ब्याज दरें बढ़ गई हैं। यूएस में 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरें बढ़नी तय थी, वो बढ़ गई। अमेरिका के बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन अब आप देखिए डाउ फ्यूचर्स ये दरअसल चिंता दिखा रहा है। और यूएस में जो ट्रंप साहब हैं उनके ऊपर फिर से एक जांच शुरू हो रही है। रशिया ने कहीं इंटरवीन तो नहीं किया था इलेक्शंस के समय, और ये वो फिर से देखिए घबराहट जो है वो डाउ फ्यूचर्स को नीचे खींच रही है। साथ ही कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट 4% की गिरावट देखने को मिली, ये एक और वजह है जिसके चलते डाउ के फ्यूचर्स कमजोरी के साथ इस समय कारोबार कर रहे हैं और इस पर हमारी नजर रहने वाली है। एशियाई बाजार भी देखिए इसीलिए आज बहुत प्रेशर में है। हांगकांग के मार्केट देखिए 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखाते हुए। इवन जापान देखिए ये भी 0.5% कमज़ोर है। शंघाई में भी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर ऐसे में ये बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति या कोई और? देखिए, मजबूत बाजार में करेक्शन के लिए कोई वजह चाहिए और वो वजह आपको किसी खबर से आ सकती है, किसी इवेंट से आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये ट्रंप साहब की दिक्कतें पहले भी आई, पहले भी गई, बड़ी बड़ी दिक्कतें पचा ली। तो अगर वाकई में ट्रंप साहब की वजह से एशियाई बाजार कमज़ोर हैं तो मुझे लगता है कि फिर डाउ फ्यूचर्स और ज़्यादा कमज़ोर होने चाहिए, मुश्किल से 35 पॉइंट। इसमें कोई डाउट नहीं कि फंडामेंटली थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स में बदलाव हो रहे हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वो ये कि ब्याज दरें तो बढ़ी हैं ही, बॉन्ड परचेज प्रोग्राम अब अमेरिका में शुरू हो सकता है और वो ज़्यादा अहम होगा दुनिया भर के बाजारों के लिए। क्यों और क्यों उस पर एशियाई बाजार रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि हांगकांग जैसे बाजार 1% नीचे है? उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका में बॉन्ड परचेज प्रोग्राम शुरू होता है तो जो कुछ भी तेज़ी पिछले कई सालों से, जिस पर लोग कई बार सवालिया निशान लगाते थे कि ये सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, तो अल्टीमेटली बॉन्ड मार्केट से अमेरिकी बाजारों से लिक्विडिटी कम होगी और उस पर एशियाई बाजार रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो बॉन्ड परचेज प्रोग्राम का एग्जैक्टली अंदाजा नहीं था कि इसका ऐलान इस बार हो जाएगा, हालांकि अभी भी डिटेल्स आना बाकी है। तो मुझे लगता है एशियाई बाजारों का रिएक्शन जायज़ है। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए अमेरिका में जो कुछ भी कमेंट्री आए पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर, 1% से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं हमारे बाजारों पर। और वो मेरा आज भी मानना है, जो कुछ अमेरिका में हुआ और जो कुछ भी खबरें, उससे 1% मजबूत या 1% आप कमज़ोर हो नहीं सकते। तो 1% का कमजोरी का आप एक मार्जिन रखकर चलें। जहाँ तक आज के बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, ग्लोबल मार्केट्स पर अब भी थोड़ी आपको नज़र रखनी चाहिए और
ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन पर ही भारतीय बाजार आज ट्रेड करेंगे। तो पहले एशिया और उसके बाद सेकंड हाफ में यूरोप और डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखें। वहां से संकेत आपको मिलते हुए दिखेंगे। कमजोरी बढ़ती है तो हम थोड़ा करेक्शन बढ़ाएंगे और घटती है तो फिर रिकवरी भी तुरंत आती हुई दिखेगी। निफ्टी पर 9600 और 23,500 बैंक निफ्टी पर आज भी निर्णायक लेवल है और इन निर्णायक लेवल में 3 दिनों से कोई बदलाव इसलिए नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं ज्यादातर वक्त बाजार इन्हीं 2 लेवल के आसपास दिन भर बिताते हैं। 9550 और 9650 ये 100 पॉइंट की रेंज है मेरे लिए आज निफ्टी की डे ट्रेडिंग के लिहाज से। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेगा एक 50 पॉइंट का निर्णायक मूव आने की संभावना है, लेकिन वो रेंज से बाहर निकलेगा इसकी संभावना कम है। निकलेगा तो हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट पर दबाव बढ़ जाए तो थोड़ा नीचे की तरफ निकले, लेकिन 9500 से 9550 अब आज और अगले कुछ दिनों के लिए निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है और वो फेड की मीटिंग और इन बयानों के बाद भी गिरेगा इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। तो इस लेवल को, इस रेंज को आप बड़ा मजबूत बाय सपोर्ट जोन मानकर चलें। लेकिन हाँ, एक और लेवल ऊपर की तरफ बहुत साफ निकल कर आ रहा है जो आपको थोड़ा सावधान करता है, वो ये कि 9650 से 9675 अब ये रेंज हो गई है जहाँ पर आपको लगातार मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। तो अब आपको फ्रेश तेजी, नई तेजी तब करनी चाहिए जब 9675 के पार निफ्टी निकल जाए या फिर नीचे 9550 9500 की रेंज में आए। 23,300 23,600 आज के लिए बैंक निफ्टी की डे ट्रेडिंग रेंज है, वीकली एक्सपायरी है, तो आज के लिए ये रेंज बनती है। और फिर से एक बात जो मैं पिछले 5-7 दिनों से कह रहा हूँ उसमें कोई बदलाव नहीं, ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब अभी तक हम 9600 के नीचे निफ्टी पर बंद नहीं हुए हैं। तो 9600 निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस है, बैंक निफ्टी पर 23,400 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है। ये ज़रूर कहूँगा थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में कमजोरी हल्की सी ज़्यादा है या यूँ कहें कि कम मजबूत है। अब आप आज गैप डाउन खुले 9550 या इसके नीचे खरीदें निफ्टी को, स्टॉप लॉस 9500 होगा, 9625 9625 के टारगेट के लिए। और दूसरा तरीका है निफ्टी को शॉर्ट करें 9650 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 9550 का। बैंक निफ्टी शॉर्ट करें 23,600 के स्टॉप लॉस के साथ 23,300 के टारगेट के लिए। और दूसरा तरीका है कि गैप से नीचे खुल जाएं 23,300 के आसपास पहले बैंक निफ्टी आपको मिले तो बैंक निफ्टी में आप निचले स्तरों पर खरीदारी भी कर सकते हैं। और खरीदारी करने के लिए जो बैंक निफ्टी का सही लेवल होगा वो 23,300 के आसपास का होगा, 23,200 का स्टॉप लॉस लगाकर 23,500 के टारगेट के लिए। और अपस्ट्रीम कंपनियों पर मैं आज पॉजिटिव हूँ। थोड़ा सा ऑयल में जिस तरह की गिरावट हुई है उसको देखते हुए ONGC, ऑयल इंडिया जैसी, रिलायंस जैसी अपस्ट्रीम कंपनियां आज पॉजिटिव रुझान के साथ कारोबार कर सकती है। बैंक शेयरों को लेकर मेरा रुझान बहुत साफ नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक्स कमज़ोर होने चाहिए, ये सिर्फ लग रहा है, लेकिन डेटा में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और वीकली एक्सपायरी है, इस वजह से मैंने बैंक्स पर कोई कॉल सेक्टर के तौर पर किया। ठीक बात है, बिल्कुल। चलिए लेकिन वागले साहब का आज का कॉल क्या है, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे जानते हैं उनसे, उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ भी पूछेंगे। फिर वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सर 9580 9660 मैंने लेवल्स चेंज भी नहीं किए। हाँ, और ये अगर आप यूएस का जो ये है जो भी कारण है, एक 20 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। निफ्टी बैंक 23,400 23,700 मुझे लगता है ओपन होते ही स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपका व्यू है तो वो तो बायस्ड ऑब्वियसली ऑन द अपसाइड है, पॉजिटिव है, तो खरीदना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड वैसे भी मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ छोड़ दे, मतलब नहीं बनता है। शेयरों में जब पैसा बंदा हो। हाँ, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं है कि मतलब बेचे और बेच के काम करे। ओपन होते ही खरीदने का ही ये होगा। स्टॉक्स आपको राइट चुनने चाहिए, 3 बाय एक सेल है। बिल्कुल, चलिए ध्यान आपका तेजी का ही होना चाहिए और आप देखिए गिरावट में खरीदारी ही आपको पैसा बना कर दे रही है। कौन से हैं वागले साहब के आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, उनसे पूछेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा की। 160 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने की है बिकवाली और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 72 करोड़ रुपए की करी है खरीदारी। कल सेकंड हाफ में जिस तरह से मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई, लग रहा था कि फिगर थोड़ा अच्छी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा फिगर नज़र आ नहीं रहा है। 980 करोड़ रुपए के आसपास की रिलायंस में बाइंग के बावजूद। एक तो वो होता है ना कि आप किसी शोरूम में जाएं, सूट खरीद लें एकदम कोट शर्ट टाई सब एक जैसा, और एक मिक्स एंड मैच वाला मामला होता है कि भाई आपको एक चीज़ ये खरीदी फिर उसकी मैचिंग की दूसरी ढूंढे। ये डेटा में वैसा कुछ दिख रहा है, हो क्या रहा है, छोटे छोटे डेटा है लेकिन मिक्स एंड मैच टाइप के। अब 150 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे कल एफआईआईज ने, सामने 300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे तो कैश मार्केट की 150 करोड़ की 160 करोड़ की बिकवाली, फिर इंडेक्स फ्यूचर्स की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली। इसका मतलब ये कि वो स्टॉक्स पर नेगेटिव है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन सामने इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जो कल एकदम परफेक्ट केस दिखा इंडेक्स मैनेजमेंट का कि किस तरह खाली रिलायंस ने 9600 के ऊपर क्लोजिंग करवा दी, तो उन्हें पता है कि इंडेक्स गिर नहीं रहा, स्टॉक्स गिर रहे हैं,
तो स्टॉक्स बेच दे, इंडेक्स गिरने ना तो इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग कर लें। सामने ऑप्शन 670 करोड़ के खरीदे हैं। अब ये भारी भरकम खरीदारी तो बहुत क्लियर कट रुझान डेटा में है नहीं कि एफआईज क्या करना चाहते हैं। तो एफआईज इस वक्त ये कर रहे हैं कि भाई जो हमारा पोर्टफोलियो वो है, जहाँ छोटी मोटी कहीं प्रॉफिट बुकिंग करनी है कर लेंगे। मार्केट बहुत टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो जैसा दिन उगता है, जैसे संकेत मिलते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी पोजीशन को हेज कर लें। कभी थोड़ा कम कर लें, कभी थोड़ा बढ़ा लें, कभी शॉर्ट बढ़ा लें, कभी शॉर्ट कम कर लें, बस वही होता दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो है, बाजार देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, कमज़ोर नहीं हो रहा है। और ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है जो बुल्स को पावर देता है हर रोज़। बागले साहब, फिर कौन से पावरफुल शेयरों पर आज बेट कर रहे हैं? सर बताइए, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज तेजी वाले बताइए पहले। हेमंत, मैं रिलायंस के साथ शुरुआत करूंगा। कल हमने मॉर्निंग में बात की थी, पहले 5-10 मिनट में, वहां से 2-2.5% की अप मूव आई। मुझे यहां से भी अच्छी खासी मूव दिखती है। 1335 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह होगी। लगभग 1400 का टारगेट होगा, 1398 का मेरा टारगेट है 1 से 2 दिन का। कल जब 1% ऊपर खुला था तब हमने आपसे पूछा था और आपने कहा था कि मेरा 1500 के ऊपर का लक्ष्य बरकरार है। आज एक और जानकारी भी यहाँ पर देना चाहूँगा। बॉब डुडली जो बीपी के चीफ हैं वो भारत आए हैं और आज शाम को कुछ बड़े ऐलान होने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज फोकस रहेगी। और कल मॉर्गन स्टैनली ने 1508 रुपये का टारगेट इस स्टॉक के लिए सुझाया था, जिसके चलते ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी। और सब लोग अब इंतजार कर रहे हैं एजीएम की तारीख की, वो कब ऐलान होती है और उसमें क्या निकल कर आता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यहीं पे दे देता हूँ। सीएनबीसी आवाज़ जो चैनल आप देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 उसको ओन करता है और उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास में है। हाँ सर, आपके दूसरे स्टॉक बताइए। आई थिंक मैंने जो एक स्टॉक बताया वो 3 स्टॉक के बराबर है। हाँ, रिटर्न तो ऐसे ही देता है। आपने जब जो चीज़ें बोली, नहीं ये है तो मैंने कहा यहीं बता देते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा स्टॉक होगा बैंकिंग में। कल जो न्यूज़ आई, इनफैक्ट कल मॉर्निंग में हम बोल रहे थे कि बैंकिंग अगर वीक खुलता है तो लेने की अपॉर्चुनिटी, वही हुआ है एक्चुअली। इलाहाबाद बैंक अभी कितना प्राइस में डिस्काउंटेड है कितना नहीं है वो मुझे पता नहीं, बट पैटर्न्स काफी पॉजिटिव है। सीएनबीसी आवाज की ये भी एक्सक्लूसिव खबर थी, अनिल लेकर आए थे कि इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर कल आफ्टरनून में। करेक्ट। सो ऑब्वियसली तो दैट वुड बी द बेस्ट चॉइस। कल हमारा सिंडिकेट बैंक था, आज इलाहाबाद बैंक होगा। 69 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 78। ओके। और मेरा तीसरा बाय कॉल होगा L&T फाइनेंस होल्डिंग, जिसमें मुझे अवर्ली चार्ट्स में अच्छा मोमेंटम, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। 135 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 2 से 3 दिन का व्यू है, 144 का टारगेट होगा। जबरदस्त शेयर L&T फाइनेंस, इस पर भी रखी नजर, अच्छी तेजी दिखा रहा है हर रोज ये स्टॉक भी। एक सेल का आइडिया भी है, वो भी बागले साहब से हम जानेंगे। अच्छा, अविनाश गुरक्षकर जी भी आ चुके हैं स्टूडियो में, तैयार हो रहे हैं, माइकअप हो रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे उनकी रणनीति क्या है। लेकिन पहले बात करते हैं FNO के डेटा की। अनिल, क्या निकल कर आ रहा है बताइए। वैसे तो डेटा में कोई खास बदलाव है नहीं हेमंत, और जो अहम लेवल है बाजार उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, उनको होल्ड कर रहा है। लेकिन कल के सेशन में एक दो चीजें दिख रही, जो जैसा वागले साहब भी कह रहे थे, निफ्टी पे ट्रेड नहीं बनता। हो क्या रहा है, निफ्टी में बहुत छोटी रेंज में दिन के दौरान 2 या 3 मौके मिल रहे हैं। जो खुलता है उसके विपरीत एक ट्रेड बनता है, उसके बाद सपोज जैसे कल का सेशन ले, आप खुल गए, कमजोर हो गए, कमजोर होने के बाद फिर मजबूत हो गए, मजबूत होने के बाद फिर कमजोर हो गए। ट्रेड तो बन रहे हैं, लेकिन ट्रेड इतने छोटे मुनाफे के लिए बन रहे हैं कि अगर आपने सही लेवल पर ट्रेड इनिशिएट नहीं किया तो फिर आपके लिए इंट्राडे में पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कल के सेशन में मैं एक डेटा देख रहा था जो मुझे बहुत दिनों बाद दिखा है, वो ये कि कल का हाई निफ्टी का और कल का लो निफ्टी का बड़े दिनों बाद पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि पिछले दिन के हाई से नीचे हाई बनाया है और पिछले दिन के लो से नीचे लो बनाया है। मुझे नहीं पता कि इसमें टेक्निकली कितनी अहमियत है, लेकिन ये पहला थोड़ा सा संकेत कमजोरी की तरफ दिखाता है कल जो हुआ है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा मैं सावधान रहने की राय दूंगा। दूसरा, 23,500, आज पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करूं क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी के दिन अगर पहले आप खाली हफ्ते के डेटा देखें तो जो छोटी रेंज में ओपन इंटरेस्ट की रेंज बन रही है वो 23,300 पर पुट में है और 23,600 पर कॉल्स में है। तो वीकली एक्सपायरी के लिहाज से अगर आप देखें तो आज एक बात साफ है कि आप 23,600 के ऊपर बैंक निफ्टी को जाते हुए नहीं देखेंगे। नीचे में 23,300 सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर आप मंथली एक्सपायरी के लिहाज से देखें तो बेहद इंटरेस्टिंग डेटा है, और वो ये है कि 3 दिनों से बैंक निफ्टी 23,500 के थोड़ा नीचे बंद हो रहा है। कल एग्जैक्टली 23,500 पर बंद हुआ है। उसके बावजूद 23,500 के पुट पर 10.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 23,500 के पुट पर कॉल्स पर 5.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है, और बाजार का डायरेक्शन पूरी तरह से अब बैंक निफ्टी से आएगा। तो बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी अब क्लोजिंग बेसिस पर मजबूती के लिए
23,500 के लेवल के ऊपर बना रहे, 3 दिन की क्लोजिंग होगी। अगर आज फर्ज करें बैंक निफ्टी 23,500 के नीचे फिर बंद होता है तो बैंक निफ्टी में पोजीशन कम होने का खतरा बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसा अगर आज आप 9,600 के नीचे निफ्टी पर बंद होते हैं तो यहां पर भी तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा बढ़ेगा। तो इस वक्त मुझे डर शॉर्ट सेलर से नहीं है कि लोग आकर शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने वालों की अब भी हिम्मत नहीं है बाजार में शॉर्ट करने की, लेकिन हाँ तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बाजार चल नहीं रहा है, थक रहा है और कुछ अहम लेवल को तोड़ दे तो अपनी पोजीशन हल्की करें, तो डर वहां से आता हुआ दिख रहा है। और 9,600 के पुट पर 61 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अगर आपने समझिए आज आधा दिन 9,600 के नीचे बिता दिया तो फिर ये 61 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है, जो पुट राइटर्स है, वो थोड़े तो अनकंफर्टेबल होंगे, थोड़े बेचेंगे। और एक और दिक्कत की बात क्या है, जो ये अनकंफर्टेबल होने वाली फीलिंग है ना, ये तेजी करने वाले ट्रेडर्स में ज्यादा आती है। मंदी वाले तो ढीठ होते हैं, वो खड़े रहते हैं बहुत दिनों, हालांकि वो नुकसान ज्यादा कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जल्दी से नहीं काटते हैं। तेजी करने वालों को बड़ा डर लगता है, फटाफट वो अपनी पोजीशन पर खत्म करने के चक्कर में रहते हैं, तो वो दबाव बनता है। तो इसलिए आज 9,600 के नीचे खुल भले जाएं, ज्यादा देर बिताना नहीं है हमें। सही बात है। नहीं बिताएं तो वो ठीक है। तो ये बड़ा आंकड़ा है। बाकी कल के सेशन में पुट कॉल रेशियो अचानक से तेजी से बढ़ के आया है 1.2। वैसे अलार्मिंग लेवल नहीं है, लेकिन ये पुट कॉल रेशियो इसलिए बढ़ा है कि मंदी करने वालों की पोजीशन तो कम हुई नहीं, तेजी करने वालों ने कम की है। तो फिर ऐसे में वो बैलेंस जो बन रहा है वो पुट कॉल रेशियो में बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। बाकी निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा है, बैंक निफ्टी में 1 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट घटा है, कुछ शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों पर हुई है। तो डेटा बाकी स्टेबल है। रेंज जो बाजार की दिख रही है अगले कुछ दिनों के लिहाज से देखें तो आप 9,500 को नीचे नहीं तोड़ेंगे, 9,700 को ऊपर नहीं तोड़ेंगे। बस क्लोजिंग बेसिस पर एक ही प्रार्थना कीजिए कि 9,600 के नीचे क्लोज ना हो और बैंक निफ्टी पर 23,400 के नीचे क्लोज ना हो। और अगर आपको फ्रेश तेजी के बारे में सोचना है तो फिर से बैंक निफ्टी 23,500 के ऊपर या 23,600 के ऊपर क्लोज हो तो बैंक निफ्टी में भरपूर तेजी कीजिए, और निफ्टी 9,675 के ऊपर क्लोज हो तो भरपूर तेजी कीजिए। तो ऊपर के लेवल भी अब साफ नजर आने लगेंगे कि किस लेवल के ऊपर क्लोज होने पर तेजी और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच वाला मामला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमजोर होंगे अमेरिका के डर से, ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, अमेरिका के डर से कमजोर होते हुए लग नहीं रहे। लीजिए एसजीएस निफ्टी तो अभी से सुधरना शुरू कर दिया है। 40 पॉइंट नीचे था जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी 15 मिनट पहले, और अब आप देख लीजिए 25 पॉइंट ही नीचे रह गया है। और हांगकांग के बाजार भी देखिए सुधरते हुए नजर आ रहे हैं निचले स्तरों से। तो साफ तौर पर रिकवरी देखने को मिल रही है। हेमंत, हमारे मार्केट का टाइमिंग चेंज करना चाहिए। हमें सुबह 7 बजे खोल देने चाहिए बाजार, ताकि कम से कम एशिया वालों को थोड़ा सही डायरेक्शन मिल जाए। बाद में हिंदुस्तान के बाजार देख के वो घबरा रहे थे। अच्छा, खुल के एकदम से नर्वस हो जाते हैं वहां के लोग। उसके बाद अच्छा, भारतीय बाजारों में देखिए सेकंड हाफ में क्या रिकवरी देखने को मिलती है। आज भी रिलायंस देखिए, नजर रखिएगा वागले साहब की इस टॉप ट्रेडिंग आइडिया पर। और कौन से आइडियाज हैं आज के लिए, अविनाश जी से भी जानेंगे। और ब्रेक के तुरंत बाद तो हम आपको बताने वाले हैं कि आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, जहां देश के नंबर 1 चैनल पर नंबर 1 शो। आइए अब आपको बताते हैं कि आज 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय क्या है, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। विकास सालुंखे जी कह रहे हैं कि बेचकर चलिए, 9,540 का टारगेट है, 9,650 का स्टॉप लॉस रखिए। और बेचने की राय पुनीत किन्रा की भी है, बोनांजा पोर्टफोलियो के। वो कह रहे हैं कि 9,680 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस, नीचे की तरफ 9,560 और 9,540 विकास के लेवल उनके साथ मैच करते हुए। हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव कह रहे हैं कि तेजी में ही पैसा बनने वाला है, 9,655, उसके बाद 9,690 का टारगेट है, 9,570 का स्टॉप लॉस रखिए। तेजी की राय लेकिन बिकवाली की राय फिर से किरण यादव.com के किरण यादव की, कहने की शॉर्ट कर दीजिए निफ्टी को 9,645 के स्टॉप लॉस के साथ 9,535 तक फिसलेगा निफ्टी। AK प्रभाकर IDBI कैपिटल के मगर तेजी में, 9,730 का टारगेट, 9,580 का एक स्टॉप लॉस वो कह रहे हैं। लेकिन खरीदारी कहां करनी चाहिए, नोट कर लीजिए, 9,635 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। और 5 में से 3 एक्सपर्ट बेयरिश, 2 बुलिश। 40 पॉइंट की रेंज साफ दिख रही है निफ्टी पर, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो सपोर्ट का है 9,540 से लेकर 9,580, ये 40 पॉइंट की रेंज है जहां पर बाजार कहीं कहीं सपोर्ट लेगा। ये हमारे 5 एक्सपर्ट की तेजी मंदी दोनों की राय के मुताबिक। और ऊपरी स्तरों पर 9,640, 9,680, ये है वो 40 पॉइंट की रेंज जहां जाकर रुकेंगे बाजार। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है तो नीचे आने दे, गैप से खुले तो इस रेंज में खरीदें, ऊपर आने दे, इस रेंज के आसपास पहुंचे तो प्रॉफिट बुकिंग करें, एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं शॉर्ट भी करें। ऑलराइट, चलिए तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सी वो खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहने वाले हैं फोकस में, आइए देखते हैं 5 का पंच यानी टॉप 5 स्टॉक्स।
सरकार है एक्शन में और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई के लिए अच्छी खबर। नीति आयोग ने हिस्सेदारी बेचने की सलाह दी है सरकार को और ये प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा कैबिनेट में। 64% के आसपास इस वक्त सरकार की हिस्सेदारी, इसे घटाकर कर दिया जाएगा 25%। बेहद पॉजिटिव खबर। बिल्कुल, तो बाल्को को और हिंदुस्तान जिंक को जिस तरह से सरकार ने बेचा था और उसके बाद उसकी री रेटिंग हुई थी, अब इसकी री रेटिंग हुई थी। ऑन लाइटर नोट, मैडम कामा रोड नरीमन पॉइंट पे जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यूएशन अगर कराने निकले तो फिर तो क्या कहने हैं। तो एससीआई में आज अपर सर्किट लग सकता है, लेकिन नजर रखिएगा बॉम्बे बर्मा पर भी नुस्ली वाडिया जी ने करीब 7 लाख शेयर इनके अकाउंट में लिए हैं। तो इंटर प्रमोटर ट्रांसफर है, लेकिन ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन पिछले कई दिनों से दिखा रहा है। तो वाडिया ग्रुप अपनी कुछ शेयर होल्डिंग को रिस्ट्रक्चर करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे ग्रुप पर नजर रखिएगा। स्पार्क, और इस कंपनी का पूरा नाम बता दूं, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी। और इस कंपनी ने जो रिसर्च का काम किया उसमें दमा की दवा पर 2 परीक्षण किए और दोनों ही परीक्षण सफल हुए हैं। ड्राई पाउडर इनहेलर्स बनाने के लिए, ये दमा के पेशेंट्स के लिए ये दवा का परीक्षण किया, तो इस कंपनी के लिए अच्छी खबर। जिंदल 100 पर भी नजर रखिए। अमेरिका में इन्होंने एक एक्विजिशन किया था और जब से किया था तब से वो घाटा खा रहा था। तो 81% हिस्सेदारी थी इनकी उस सब्सिडरी कंपनी में और वो इन्होंने बेच दी है। तो अब उस सब्सिडरी से इनको नुकसान नहीं होगा, बाजार इस खबर को पॉजिटिवली लेगा। तो जिंदल 100 में तेजी बन सकती है। विप्रो को फिनलैंड की एक कंपनी वेलमेट से ऑर्डर मिला है आईटी एप्लीकेशन मैनेज सर्विसेज के लिए। ऑर्डर की साइज तो पता नहीं, लेकिन ऑर्डर मिलना पॉजिटिव। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अब हमारे स्टूडियो में अविनाश गोरक्षकर साहब भी है। लगातार तेजी में सेलेक्टिवली खरीदारी कर रहे हैं, आज भी करेंगे ना सर? नहीं, बिल्कुल। क्या खरीदेंगे बताइए। इनफैक्ट अनिल जी, हमको पीएसयू बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट इस लेवल से हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि कल ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि ये बड़ी बैंक में कोई छोटी पीएसयू बैंक मर्ज हो जाएगी, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी एसेट क्वालिटी है, इन्होंने काफ़ी पहले अच्छी प्रोविजनिंग की है, तो आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली अंदाज है कि इनको डेफिनेटली इतना झटका एसेट क्वालिटी में नहीं रहेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली इस लेवल से खरीदना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का एनपीए प्रोविजनिंग और आरबीआई ने जिस प्रकार से ये 12 अकाउंट का अनाउंसमेंट किया है, इसका भरपूर फायदा बैंक को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग डेफिनेटली भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो, लेकिन आगे मीडियम टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो आईसीआईसीआई बैंक को खरीदना चाहिए। ओके, बीओबी खरीदे, आईसीआईसीआई बैंक खरीदे। अविनाश जी, आपको मालूम है आप तेजी में मुझे बड़े पसंद आते हैं एक्चुअली, और आप आते हैं हर सोमवार को। इस बार क्या हुआ, सोमवार के दिन आ गए अमरीश बलिगा जी, तो मैंने 2 बार उनको अविनाश जी बोल दिया। मैं इंतजार कर रहा था कब अविनाश जी आए तेजी की बात करें, तो हेमंत वही हुआ ना एकदम। हाँ, एग्जैक्टली। तो चलिए अविनाश जी आज आए हैं और आज तेजी की बात कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक उन्हें है पसंद। कुछ और बेहतरीन पिक्स है हमारे एक्सपर्ट वागले साहब के पास भी, और वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से नितिन मुरारका साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ ही बताएंगे एफआईएस की आज ढेर सारी रिपोर्ट्स है, बेहद इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और अच्छी रिपोर्ट्स है। ये सब बताएंगे आपको हर्षदा इस ब्रेक के बाद। एक्शन भरपूर है भारतीय बाजारों में और देखिए ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या लिख रहे हैं, ये है इंटरेस्टिंग खबर आज की। और क्रेडिट स्विस ने पीएसयू बैंकों पर क्या राय दी है बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारी सहयोगी हर्षदा बताइए। ये इनफैक्ट एक बड़ी रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की ओर से, स्पेशली पीएसयू बैंक मर्जर की जो बातें कल बाजार में काफी एक्टिव थी। क्रेडिट स्विस कह रहा है जो भी मर्जर होंगे ये बेटर बैंक्स को कमजोर करते हुए दिखाई देंगे, तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्पेस में। उन्होंने मेंशन किया है कि वो अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक पर, टारगेट 118 रुपए प्रति शेयर का है। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया पर भी वो एक अंडर परफॉर्मर का कॉल मेंटेन कर रहे हैं, 92 का टारगेट आया है बैंक ऑफ इंडिया पर। कॉशियस है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ यूनियन बैंक पर। उनको लगता है कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन सभी पीएसयू बैंकों के लिए काफी कमजोर है, और वही सबसे बड़ी चिंता है क्रेडिट स्विस की इस समय इन पीएसयू बैंक मर्जर की खबर पर। अब आते हैं सीएलएसए की रिपोर्ट पर। सीएलएसए की इंडिया स्ट्रैटेजी में उन्होंने मेंशन किया है कि जो सरकार का लोन वेवर का फोकस है
वो ये बात दिखा रहा है कि रूरल इकोनॉमी, फार्मर इनकम को बढ़ाने की कोशिश सरकार करेगी और ये इसे पॉजिटिव गिन रहे हैं। उनको लगता है रूरल प्लेस में जो टॉप स्टॉक्स होंगे जिनको फायदा मिलेगा, इसमें M&M है, लेकिन ITC सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। इसके अलावा टू व्हीलर मेकर्स को भी लग रहा है कि फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। ITC पर स्पेसिफिकली CLSA कहता है कि 30% ऑफ रेवेन्यू रूरल इंडिया से आता है, तो अगर आपने रूरल इकोनॉमी पर प्ले करना है, बाजार में पोजीशन रखनी है, तो ITC का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। साथ ही उनको लग रहा है कि ट्रैक्टर नंबर्स में भी धीरे धीरे करके इजाफा आएगा, इसीलिए M&M भी उनके रेडार पर है। तो ये है इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स बैंक्स पर और इंडिया स्ट्रेटेजी पर। इंटरेस्टिंग बात PNB पर जो हर्षदा ने बताई। आप देखिए, कल जब आप खबर दे रहे थे, आप कह रहे थे कि PNB के लिए खराब खबर है अगर वो इलाहाबाद बैंक को खरीद लेता है। हाँ। वो वैसे भी कहते हैं जो टेक ओवर हो रहा होता है उसमें ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। PNB और इवन इंटरेस्टिंगली बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रेडिट स्विस कहता हुआ कि यहाँ पर वो निकल जाएंगे, तो कमजोर बैंक अगर कोई भी खरीदेगा तो उसके लिए मुश्किल होने वाली है। देखिए, इसमें कल है ना काफी खबरें चल रही थी कि ये इस बैंक का साथ, उसमें मतलब सब वो सगाई और शादी करवाने के मूड में थे कि इसके साथ करवा दो, इसके साथ करा दो। लेकिन होगा क्या? देखिए, कोई भी मजबूत बैंक है ना, इतना आसानी से कमजोर बैंक लेगा नहीं। ठीक है, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को चिपकाएंगे देना बैंक, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो मना करेगा ना कि मैं देना बैंक को। तो पहले चरण में सरकार को क्या करना पड़ेगा, दो कम कमजोर बैंकों को साथ में लाओ, लॉजिकल है, और ऐसे दो बैंकों को साथ में लाओ जो जियोग्राफिकली भी एक सिनर्जी देते हो। तो PNB और इलाहाबाद बैंक की शादी के पीछे यही बड़ी कारण है। दोनों नॉर्थ इंडिया में है, दोनों उतने कमजोर नहीं है जितना कोई देना IOB टाइप है। और ऐसे में इसलिए कल मार्केट का मूड ऐसा कि कोई भी बैंक की खबर कैसी भी आए सबको खरीदना है। हाँ। मैं चिल्ला के कह रहा था कि भाई ये मर्जर PNB के लिए अच्छा नहीं है, इलाहाबाद बैंक के लिए अच्छा है, और रेशियो भी उस तरह से आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद PNB भी बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये PNB पर रिपोर्ट परफेक्ट है, और अगर आपको ट्रेड करना है तो बेस्ट ट्रेड फिर ये होता है बाय इलाहाबाद बैंक, शॉर्ट PNB और परफेक्ट हेजिंग। बिल्कुल। और अब देखिए, कल हम कह रहे थे कि सरकार, जो केंद्र सरकार किसानों को सोप देने की तैयारी कर रही है, उससे ITC जैसी कंपनियां, रूरल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आज हूबहू CLSA भी वही बात आपको बता रहा है। M&M, ITC ये उनको पसंद है। लेकिन और कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं हर्षदा, ये बताइए। फार्मा कंपनियों पर हमने देखा, स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज को जो मिरियल गुड्डा में अप्रूवल मिला है वो पॉजिटिव गिन रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली और सिटी। और अब दोनों कंपनियों का फोकस है कि श्रीकाकुलम की यूनिट को भी US FDA की ओर से अप्रूवल मिलेगा, इसीलिए दोनों ने इनफैक्ट टारगेट जो है वो 2900 के ऊपर का दिया है। मॉर्गन स्टैनली डॉक्टर रेड्डीज पर कह रहा है 2909 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी वो मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ सिटी कह रहा है न्यूट्रल कॉल है, लेकिन टारगेट उन्होंने 2945 का दिया है, यानी कि 2945 के टारगेट के लिए सिटी डॉक्टर रेड्डीज पर फोकस कर रहा है। और बड़ा ट्रिगर ऑफ कोर्स श्रीकाकुलम की ओर से ही आएगा और उसका इंतजार है। वहीं आप देखें, औरोबिंदो फार्मा पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, बाय कॉल मेंटेन किया है, हालांकि यहां पर एक टारगेट कट हुआ है। 1130 का टारगेट था, उसे घटाया है सिटी ने, अब वो 1020 का टारगेट दे रहे हैं। उनको लगता है कि FY18 और FY19 में EPS एस्टिमेट्स भी कम होंगे, उनको भी रिस्पेक्टिवली 9.3 और 9.7% से इन्होंने कम किया है। कुछ बिजनेस इरोजन औरों के लिए आया है US मार्केट से, और वही एक बड़ी चिंता की बात है। मॉर्गन स्टैनली ग्लेनमार्क पर टारगेट दे रहा है 706 का प्रति शेयर। उनको लगता है जीटिया का कमोडिटाइजेशन का फायदा कंपनी को मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंपनी के फेवर में है क्योंकि उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा, तो इसीलिए 706 का टारगेट वो मॉर्गन स्टैनली पर दे रहे हैं। सिटी की जो गेल पर रिपोर्ट है, इसमें बिकवाली की राय आ रही है। ऑयल लिंक्ड अर्निंग्स पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ उनका जो टारगेट है वो करीब 347 का आया है। स्टॉक करीब 380 के आसपास कल जाकर टिका था। साथ ही इनके जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे चंबल फर्टिलाइजर के साथ, वो अब IOC के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़ रही है, उन्हें बढ़ा रही है, तो वो भी एक नेगेटिव होगा गेल के लिए। साथ ही आप गौर करें कि सिटी की सन टीवी पर रिपोर्ट है, बाय कॉल है, 930 रुपए प्रति शेयर का टारगेट है। उनको लगता है FY18 में कंपनी के बिजनेस में पिकअप देखने को मिलेगा, एड रेवेन्यू का भी फायदा कंपनी को मिलेगा। और आखिर में मक्वायरी हेक्सोवेयर पर कॉल दे रहा है, उनका मानना है कि आउट परफॉर्म करेगा शेयर, टारगेट 265 का है। और जितना ज़्यादा काम FIs करती हैं, जितनी रिपोर्ट्स निकालती है, उतना ही ज़्यादा काम हर्षदा को भी करना पड़ता है। ढेर सारी रिपोर्ट्स पढ़कर बतानी समझानी है। शुक्रिया हर्षदा।
ये सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो काफ़ी कुछ एक्शन होगा इन रिपोर्ट्स के दम पर आज के सेशन में। और सबसे पहले फार्मा शेयर उन पर बात करें उससे पहले हमारे साथ नितिन मुरारका साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं एसएमसी ग्लोबल के। नितिन जी, पहले तो अपनी राय दें निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आज चूंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कहाँ पर देख रहे हैं आप, कहाँ हो सकती है वीकली एक्सपायरी? देखिए जी, निफ्टी जैसे कंसोलिडेट कर रही है, सबके मन में कंफ्यूजन है कि यहाँ से किस तरीके का मूवमेंट आएगा। तो हिस्टोरिकली कई बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी में कंसोलिडेशन हुआ और उसमें डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की साइड ही मूवमेंट आना चाहिए। और वो डेटा ये है कि लास्ट जो 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन है, इसमें ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी के हैं वो करीब 5-7 लाख ही कम हुए हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट करीब 2 करोड़ 20 लाख है, उसमें से केवल 5-7 लाख ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं 5 लाख के आसपास। यानी केवल वीकर हैंड्स थोड़े से अनवाइंड किए हैं, बट अभी भी काफी पोजीशंस जो रोल ओवर्स हुई थी वो खड़ी है। ऐसा पिछली भी कई महीनों में इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का डेटा आया है, उसके बाद अल्टीमेटली ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है। तो निफ्टी का डेटा यह इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर मूव करनी चाहिए। ऑप्शंस का भी डेटा सिमिलर लाइंस पे है, पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं काट रहे हैं। तो मुझे लगता है निफ्टी में जो 9550 9570 का जो लेवल है वही स्टॉप लॉस रख करके हमें ट्रेडिंग पोजीशन रखनी चाहिए। अभी भी 9700 तक का टारगेट आपको इस एक्सपायरी में मिल सकता है। जहां तक आज बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी पिछले वीकली एक्सपायरी से इस वीकली एक्सपायरी में भी एकदम एग्जैक्टली सेम लेवल पे है। पिछली वीकली एक्सपायरी में 23,550 के आसपास हुई थी, सारी कॉल एंड पुट में टाइम वैल्यू खत्म हो गई थी। अगर इस वीक में उसी लेवल पे है तो टाइम वैल्यू कॉल एंड पुट की खत्म हो रही है। जो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स हैं वो काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज की जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो दोबारा से रेंज बाउंड होगी, क्योंकि पूरे वीक में कॉल एंड पुट राइटर्स ने काफी कॉल पुट बेची है और मार्केट एकदम रेंज बाउंड रही है। तो मैं समझता हूं बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो 23,550 के नीचे और करीब करीब 23,400 के ऊपर होनी चाहिए। रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन है, बट ओवरऑल अगर आप आगे का व्यू लेंगे तो मैं समझता हूं 23,700 750 का टारगेट रखना चाहिए और 23,400 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, तो ये है वो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कॉल, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज कमाल दिखा सकते हैं, ये हम पूछेंगे नितिन मुरारका जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। संदीप वागले जी के भी अभी टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बाकी हैं और अविनाश गुरक्षकर जी भी बहुत बढ़िया आइडियाज लेकर आए। इन सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएस निफ्टी देखिए थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करता हुआ एशियाई बाजारों में अच्छी रिकवरी निचले स्तर से देखने को मिल रही है। खास तौर पर जापान का बाजार देखिए और शंघाई देखिए अब लाल निशान से हरे निशान में आता हुआ। बताते हैं आपको हमारे एक्सपर्ट्स आज कौन से शेयरों पर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं। अविनाश जी बताइए, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, टॉप इन्वेस्टमेंट आइडियाज कौन से होंगे फिर? नहीं, इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में हमको दीवान हाउसिंग पसंद है। हमको लग रहा है कि रिलेटिवली अगर हम दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की कंपैरिजन करें तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो दीवान हाउसिंग फाइनेंस के लिए काफ़ी बेहतरीन है। हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी होपफुली अगर मानसून अच्छा होता है और क्रेडिट ग्रोथ ठीक ठाक रहता है तो यहाँ पे डेफिनेटली री रेटिंग के लिए जगह है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए मुझे HPCL पसंद है। हमको लग रहा है कि हालांकि यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से स्टॉक कंसोलिडेट होगा, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए बात करें तो लोअर क्रूड प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो इनके GRMs पे पॉजिटिवली प्ले आउट होना चाहिए। मेरे ख्याल से HPCL में ऑयल एंड गैस के एसेट्स भी है प्लस ऑयल मार्केटिंग का बिजनेस भी है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी अगर कमजोरी आती है तो इसको पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। ओके, तो DHFL खरीदें और HPCL खरीदें, ये राय है अविनाश जी की। और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI तो पहले वो बता ही चुके हैं। बताएं नितिन जी, आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं आज? देखिए यहाँ पे एक तो मैंने DLF लिया है। DLF इसलिए लिया है कि रियल एस्टेट में 2 स्टॉक ऑलरेडी बैन में है, HDIL और IB रियल एस्टेट। और कल DLF में हम लोग देखे कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन अच्छा हो रहा था। लास्ट 2-3 दिनों में ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है और बेस मतलब गिरने के बाद बेस से ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूं इसमें करीब करीब आपको 197 198 के टारगेट मिलने चाहिए और स्टॉप लॉस हम 183 के आसपास रखेंगे। एक्सपायरी के बाद से भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब करीब 40% है, तो डेटा इसके पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसके बाद DCB बैंक जो मैंने लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था वो उस समय करीब 200-201 के आसपास था और इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट और डेटा में दिख रहा है। इसमें 2-3 दिन पहले भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था, कंटिन्यूअस डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी दिख रही है। तो स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट है। अगर मार्केट गिरती है तो आपको गिरावट भी ज्यादा नहीं दिखेगी। तो उसको देखते हुए DCB बैंक मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट 220 का बन सकता है और स्टॉप लॉस करीब 200 के आसपास का रखना चाहिए। ओके, तो DCB बैंक
DLF के ऊपर नजर रखिए वागले साहब, एक सेल का आइडिया कौन सा है आपके पास? हेमंत, यस बैंक में मुझे कल वीकनेस दिखाई दी जी। कल मॉर्निंग आई थी, अनिल जी ने बात हुई थी तो एक सीमित दायरे में लग रहा था, थोड़ा सा हल्का सा लग रहा था, बट जिस तरह से क्लोज हुआ है वो कंफर्म हुआ है। 1467 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 1410। इसका बॉटम तो बन चुका है, ऐसा नहीं है कि ये वन वे क्रैक होगा, ये इंट्राडे या मे बी 1 से 2 दिन का व्यू है 3 से 4% फॉल के लिए। ओके, तो थोड़ा और गिरने की तैयारी, यस बैंक में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ये है वागले साहब का शॉर्ट आइडिया आज के लिए। चलिए अब फोकस करते हैं स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन दिखेगा खबरों के दम पर। SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन, अविनाश जी, क्या सीधा 20% ऊपर? ना, आई थिंक मेरे ख्याल से जिस प्रकार की इनके एसेट्स है और जिस प्रकार का नीति आयोग ने कहा है कि ये एक बड़ा डाइवर्समेंट प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बाइंग इसमें ज़रूर आएगी। मेरे ख्याल से आई थिंक सर्किट लगेगा कि नहीं मालूम नहीं, बट इतना ज़रूर है कि इनके पास जिस प्रकार के एसेट्स है वो अभी तक पूरी तरह से प्राइस में रिफ्लेक्ट। अच्छा, सर्किट ना लगे तो खरीदने फिर? मेरे ख्याल से डेफिनेटली मीडियम टर्म में तो पिक्चर अच्छा है। जब भी हम कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या डाइवर्समेंट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ बायर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अच्छा निवेशक आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्कोप है रीरेटिंग के लिए आगे, इन द नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर्स। सरकार ने जब बाल्को और हिंदुस्तान जिंक को बेचा, आप बिल्कुल वही मॉडल देखिए, अब सरकार ये अपना रही है। 26% हिस्सा अभी बेच देगी और बाकी बचा हुआ हिस्सा आगे चलकर सरकार बेचेगी, और मजे की बात 26% के साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल दे देगी। तो आज पूरा का पूरा शिपिंग सेक्टर शायद फोकस में रहना चाहिए, और वो इसलिए भी क्योंकि शिप बिल्डिंग पॉलिसी भी आने वाली है। क्या है वो शिप बिल्डिंग पॉलिसी और कौन से शिपिंग स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, इस सब पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद। SCI पर एक चार्ट चेक भी लेंगे ब्रेक के उस पार। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे SCI की, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये स्टॉक है जो आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है PSU पैक्स में। पूरी खबर क्या है, विनिवेश कब तक होने वाला है, कितना पहले ट्रांच में बेचा जाएगा, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या है पूरी जानकारी? देखिए, यहाँ पे जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीति आयोग ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की सिफारिश की है, और 3 चरणों में सिफारिश की है कम करने के लिए। पहले चरण में यह कहा गया है कि सबसे पहले सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी 26% हिस्सेदारी बेच दे। 26% हिस्सेदारी बेचने के बाद यहाँ पे करीब 37% हिस्सेदारी सरकार की बची रहेगी। एक बार आपने पहला चरण पूरा कर लिया, 26% हिस्सेदारी एक मुश्त बेच करके, तो दूसरे चरण में आप मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर कर दीजिए, यानी उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल सरकार अपने पास ना रखे, निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दे। और फिर तीसरे चरण में सरकार ऐसा करे कि धीरे धीरे करके शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में छोटे छोटे किस्तों में हिस्सेदारी बेचना शुरू करे, और वो हिस्सेदारी तब तक बेचते रहे जब तक कि सरकार की हिस्सेदारी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में घट करके 25% नहीं रह जाती है। और ये जो तीसरा चरण है, इसके लिए एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि 12 महीने में आप जो है मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करने के बाद 12 महीने के भीतर आप अपनी हिस्सेदारी घटा करके 25% रख दीजिए। अब नीति आयोग की सिफारिश के ऊपर 2 जून को एक अहम बैठक हुई थी सचिवों के समूह की। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुआ, और फिर इसके बाद शिपिंग मंत्रालय से कहा गया कि आप इस प्रस्ताव के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करिए, उसके बाद हमें बताइए कि इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। उसके कमेंट आने के बाद सरकार जल्दी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजेगी। इंटरेस्टिंग है ये बात तो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन को बेचा जाएगा, लेकिन बताइए लक्ष्मण, वजह क्या है, क्यों बेच रहा है नीति आयोग? यहां पे 3 वजह बताई है। पहली वजह तो ये कि शिपिंग इंडस्ट्री अब काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। ऐसे में सरकार को शिपिंग इंडस्ट्री का कारोबार चलाने की अब कोई जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक वजह नहीं है जिसकी वजह से सरकार को इसमें बने रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में यह कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में कच्चे तेल के इंपोर्ट की निर्भरता शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर होती है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि भारत जितना कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है उसका काफी छोटा सा हिस्सा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंपोर्ट करती है। ऐसे में सिर्फ कच्चे तेल के इंपोर्ट करने के लिए सरकार इसको अपने पास बना रखे, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, और यही वजह है कि नीति आयोग ने इस पर से पूरी अपनी हिस्सेदारी घटा करके 25% तक लाने की सिफारिश की है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया लक्ष्मण इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो SCI का शेयर कल बिल्कुल फ्लैट था, 1% के आसपास ऊपर जाकर बंद हुआ है, 2% के आसपास आज अपर सर्किट लगाने का दमखम रखता है। वागले साहब, आपके रडार पर तो काफी दिनों से था ये शेयर, आप कहते थे बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, आपका लंबा वाला टारगेट इवेंचुअली इस पर क्या है, ये बताइए।
हेमंत, वीकली पैटर्न इसमें बहुत अच्छा बन रहा है और वीकली पैटर्न जब बनता है तो लंबी मूव मिलती है। मैं ये कह रहा हूँ 70 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है और ऑन द अपसाइड मेरा इमीडिएट टारगेट होगा 98 to 100, जो मुझे लगता है आज और कल में आ सकता है। प्रकाश दीवान जी ने मेरे साथ एक शो किया था, उन्होंने 60 रुपए के 60 रुपए से भी नीचे था, तब उन्होंने कहा था कि ये वो स्टॉक है जिसकी री रेटिंग होने वाली है। और देखिए अब और तब शिपिंग सेक्टर का आउटलुक बड़ा खराब था। हाँ, आउटलुक तो अब भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एकदम सही वक्त पर वैल्यू पिक के तौर पर ये स्टॉक सामने जबरदस्त। देखिए अब आज 100 रुपए के टारगेट्स वागले साहब भी दे रहे हैं, तो एक दो दिनों में 2 दिन में मारना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन को खरीदने के लिए आगे किस तरह के दावेदार सामने हैं। बहुत लंबी कहानी है अभी इसमें, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रजत बोस साहब जुड़ने वाले हैं। कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं उनके पास और उनसे पूछेंगे उनकी पेक्स। साथ ही बाजारों की शुरुआत आज बड़ी इंटरेस्टिंग और अहमियत वाली होगी, क्योंकि एशियाई बाजारों में जो थोड़ा बहुत दबाव है उसका कितना असर हमारे बाजार पर पड़ता है। डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है तो कितना कमज़ोर रुपया हो सकता है वो देखना ज़रूरी होगा। और स्टॉक 2020 की टीम में आज कौन से हैं खिलाड़ी। साथ ही बाजार के खुलने के बाद 9:15 से पूरा एक्शन हमारे चारों एक्सपर्ट के साथ मिस मत करिएगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।